फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, आपने इस पार्ट में ये बताना है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी ए माइनस बी की। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है कि x फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू a, x फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू a एंड x इज़ नॉट बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम a माइनस बी में वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो a में तो होते हैं लेकिन b में नहीं होते। तो ये आपने साथ बताना है। जैसे यहाँ इसने बताया है कि x वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे, जबकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सारी रॉन्ग हैं। इसमें है कि दोनों ए बी के होंगे और इसमें है कि सिर्फ बी के एलिमेंट हो, तो ये सारी नहीं होंगी। ये ऑप्शन है। इस तरह सेकंड पार्ट है, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन। अच्छा, अगर आपका ए और बी को आप कंबाइन करते हैं तो पूरे का पूरा सेट ए आ रहा है, और ए और बी का अगर कॉमन आप लेना चाह रहे हैं तो वो बी आ रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और b इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ a, और ये a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, या ये। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए हमारे पास इस तरह से होगा, अगर ये सारा का सारा a सेट है तो b इसके अंदर है, ये b होगा, जबकि ये सारा का सारा a। देखें ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। देखें ए यूनियन बी, जब आप ए और बी को कंबाइन करेंगे तो पूरा ए सेट बन जाएगा। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरा ये कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी, जब आप ए और बी का कॉमन लेंगे तो वो आपके पास ये पूरा बी सेट आ जाएगा। ठीक है, ये बी, तो वो ये दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी ए के अंदर है। ये ऑप्शन ठीक होगी। थर्ड पार्ट है, अगर आपके पास इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी का मतलब ये होगा कि ए पूरे का पूरा बी के अंदर है। तो ए माइनस बी क्या होगा? देखिए, अगर पहले आपको ये पता होना चाहिए माइनस का क्या मतलब है। तो हमने ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होंगे, यानी कि सेकंड नंबर पे जो आपको सेट दिया है उसके अंदर मौजूद ना हो। ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ए तो सारे का सारा ही बी में है। आप इसको ना डायग्राम से समझ लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है ना, तो ये पूरा बी सेट है आपका, और इसके अंदर कहीं आपने यूँ ए रखा हुआ है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी क्या होगा? ए के वो एलिमेंट्स बता दें जो बी में नहीं है। तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो सारे का सारा ही बी के अंदर है, तो फिर इसमें फाई आ जाएगा खाली से। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 4, इफ़ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो आपके पास क्या रिलेशन यहाँ बन रहा है? तो यहाँ पर यह है कि अगर आप ए में के वो एलिमेंट्स देखना चाहते हैं जो बी में नहीं है, तो वो आपके पास आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब हुआ कि ए के जो हैं वो एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, सारे के सारे हैं। इसी तरह बी अगर माइनस ए करें, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो भी आपको कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहे। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 और बी भी यही सेट है 1 2। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ए माइनस बी बताएं। ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो तो खाली सेट है। इसी तरह बी माइनस ए भी 5 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाइड होती है जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है। 5 पार्ट है, सेट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए सी इज। अच्छा, ब्लैंक आपने फिल करनी है। इसमें अब आपसे ये पूछा गया है कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ए और ए सी के जो होते हैं वो क्या होंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि ए क्या है और ए सी क्या है। देखो, ये भी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से करके एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ये ए है, तो आपको पता है कि ए सेट ये हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है सी यू माइनस ए, यानी कि यू में से
ए को निकाल दें तो ये जो रिमेनिंग जितना पार्ट है ये सारा, ठीक है, ये वाला सारा जो मैंने इधर शेड कर दिया है, ये सारा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें ए शामिल नहीं होता। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, तो फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये नल हो जाए या फाई हो जाए या खाली सेट हो जाए, इसका एक ही मतलब होता है, आपने याद रखना है, ठीक है। नल सेट भी हम कहते हैं, फाइव भी कहते हैं, खाली सेट भी कहते हैं, ये एक ही सेट के नाम है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, 6 पार्ट, सेट ऑफ द रियल नंबर कैन बी रिटन इन। आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी सेट हो, रियल नंबर है, नेचुरल है, होल नंबर का सेट है, तो वो पूछ रहा है कि आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर में लिख सकते हो, या बी सी दोनों में। तो इसकी ऑप्शन हमने डी करेक्ट किया, यानी कि हम उसको डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर दोनों में लिख सकते हैं, जबकि टेबुलर में नहीं लिख सकते। टेबुलर में हम इसलिए नहीं लिख सकते कि ये एक अनलिमिटेड है, आपके पास इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको हम फिर टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर में हम इसको इजीली लिख लेंगे। इसी तरह 7 नंबर पार्ट है, इफ़ आर इज इक्वल टू आर, अगर आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर ये 3 ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, देन फाइंड डोमेन ऑफ आर। तो हमने डोमेन बतानी है आर की। तो डोमेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डोमेन क्या होती है, किसी भी ऑर्डर जो पेयर होते हैं हमारे पास, उनमें जो फर्स्ट नंबर होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स, उनको हम लिखते हैं कि ये डोमेन है। तो यहाँ पर आपके पास 2 4 आएगी, क्योंकि 2 रिपीट हो गया ना, तो 1 टाइम आएगा 2 4, तो ये आपकी डोमेन बनी बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 7 पार्ट, इफ़ आर इज इक्वल टू, अब आपको एक सेट दिया गया है जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, देन आपने बताना है कि डोमेन ऑफ आर इज़ अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर, अच्छा यहाँ पे दिया गया आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे इस सेट के अंदर, आर के अंदर, जो दोनों जी से आ रहे हैं। जी क्या है, एक इंटीजर सेट है, ए बी जो दोनों हैं वो जी से आ रहे हैं, और इस तरह से हैं कि जब भी आप ए में बी ऐड करते हो तो आंसर 0 है। तो आपको क्या लगता है कि डोमेन और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है? तो आप यूँ समझ लें कि हम इसको लिखेंगे कि ये हमारी सी ऑप्शन बनेगी। यहाँ जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने आर का तो बहुत बड़ा सेट होता है ना, तो मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ ना, तो साथ में -1 लिख देती हूँ। यहाँ 2 लिख रही हूँ तो -2 लिख देती हूँ। या चलें यहाँ अगर -2 था तो 2 इधर लिख दें। यानी कि ये एक्स वाई में या ए बी में आपके पास दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए कि जब आप उन्हें ऐड करें तो आंसर 0 आए। तो 0 कैसे होगा, जब एक नंबर इधर है तो दूसरा उससे ऑपोजिट होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा। जैसे ये +2 है तो -2 होगा, अगर -2 है तो +2 होगा, तो इनका जो सम है वो 0 आएगा। तो इस सूरत में फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी डोमेन है वो रेंज के इक्वल है, क्योंकि जब मैं यहाँ से डोमेन लिखूँगी तो जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उनकी डोमेन जो बनेगी वही रेंज भी होगी। बेसिकली देखिए, अगर 1 2 ले रही हूँ मैं डोमेन और -2, तो यही आपके पास रेंज भी आएगी, -1 -2 और 2, ठीक। तो इस तरह से आप कहेंगे कि रेंज और डोमेन आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 8 के बाद 9 पार्ट है। इफ़ आर आपके पास इस टाइप का सेट है कि ए बी दोनों नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। नेचुरल नंबर के सेट से जो 1 2 3 4 होता है, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट इस तरह से होता है। तो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और आप जो ए बी भी ले रहे हैं उनकी प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए। तो फिर आपके पास टेबुलर फॉर्म ऑफ आर क्या होगी? तो टेबुलर फॉर्म ऑफ आर के लिए हमने ये जैसे लिखा है, आप कोई ऐसे नंबर लोगे जिनकी प्रोडक्ट 12 आनी चाहिए इन नेचुरल नंबर के सेट से। तो देखिए 1 × 12 ले लें तो भी 12 आंसर होगा, 12 × 1 लें तो भी 12 होगा, 2 × 6 लें या 6 × 2 लें तो ये दोनों सूरतों में आपके पास 12 होगा, 3 × 4 ले लें या 4 × 3 ले लें 12 होगा। तो यही सारे पॉसिबल नेचुरल नंबर में नंबर थे जो कि आपको जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 12 दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपके पास इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कोई ए सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स सपोज पी हैं, जैसे हम 2 3 4 लिखते हैं तो यहाँ जनरल फॉर्म में लिखा है कि पी हो, तो आपके पास एन ए क्रॉस ए क्या होगा। तो ये भी हमने पढ़ा था कि अगर एन ऑफ ए आपके पास पी है तो फिर एन ऑफ ए भी आप लें पी, और एन ऑफ ए क्रॉस ए आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट पी क्रॉस पी, और पी को आप पी स्क्वायर भी कहते हैं, जब बेस सेम होती है तो हम कहते हैं पावर ऐड कर दे। तो इस तरह से ये आपकी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ एन ऑफ बी इज इक्वल टू टी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट बी अगर आपके पास टी है तो अब आपने बाइनरी रिलेशंस बताने हैं बी क्रॉस बी के। तो ये हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर होंगे ए क्रॉस ए में वो हमने बताए थे। तो आपने याद रखना है कि बाइनरी रिलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम 2 के ऊपर लगा देते हैं एन ऑफ, जैसे कि बी है ना तो बी क्रॉस बी, तो ये लगा देंगे तो वो उससे हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप देखें कि अगर आपके पास एन ऑफ बी इक्वल टू टी है तो आप फिर ले लें एन ऑफ बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं 2 के ऊपर टी स्क्वायर लगाऊंगी तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी। इसमें आपके पास फिर रिपीट कर देती हूँ कि 2 की पावर एन बी क्रॉस बी होगा। तो ये जो आपने एन नंबर ऑफ बी क्रॉस बी, मतलब बी क्रॉस बी के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे उनको आपने 2 के ऊपर रख देना है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि अगर टी टी आ रहा है हमारे पास तो ये टी स्क्वायर होगा, तो 2 की पार्ट टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ आर आपको एक सेट दिया गया और एस भी सेट दिया गया, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आर क्रॉस आर। तो ये वही है जो अभी अभी स्टूडेंट्स हमने इस 10-11 पार्ट में फाइंड आउट किया है। तो ये हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक आर सेट है जो कि ए एच एफ एस, ठीक है, एफ पहले लिखा था, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपके पास जो एस है वो है बी ई जे और एन, यूँ है। तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट में आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर। तो आर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं, ये भी 4 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस, ठीक है, ये आर क्रॉस एस हमने इसलिए लिया है कि आपके फर्स्ट पार्ट में आर क्रॉस एस का जिक्र है, ठीक है, ये लेना था। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4, तो ये 16। इसका मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर जो होंगे आर क्रॉस एस में वो 16 होंगे। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर क्रॉस एस। आर क्रॉस एस से आप कितने बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं, तो वो क्या होंगे, 2 की पावर एन इंटू आर क्रॉस एस। ये फार्मूला अभी भी हमने देखा था। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 के ऊपर ये लगाना है यानी कि 16। तो ये वो रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे जो हम आर क्रॉस एस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपका जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन में वो क्या है, अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम आर क्रॉस एस। तो हमने आर क्रॉस एस से कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि 2 की पावर 16 तो अच्छे खासे बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे। तो हमने सारे नहीं फाइंड आउट करने, कोई से 3 फाइंड आउट करने हैं। तो वो आपने बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले आर क्रॉस एस का सेट बना लें, ठीक है। तो ये आर क्रॉस एस का सेट बनाने के लिए पहले मैं आर लिख लेती हूँ। आर है आपके पास एच एस और फिर क्रॉस एस है बी ई जे एन, यूँ आ जाएगा। अच्छा, अब आर क्रॉस एस क्या होगा, यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर बनाने, इस ए को सिलेक्ट कर लें फर्स्ट
सेट का फर्स्ट एलिमेंट और उसको सब के साथ लिखना है ऑर्डर पेयर में। तो ए बी, ए ई, ए जे और ए एन। अब हम दूसरा सेट कर लेते हैं एफ, और उसको सारे बी सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। एफ बी, एफ ई, एफ जे, एफ एन। अब इसी तरह एच को हमने लिखना है, तो एच बी, ई, एच जे, एच एन। अब लास्ट एस को हमने लिखना है, तो एस बी, एस ई, एस जे और एस एन। तो ये आपके पास सारे आर क्रॉस एस के ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमने यहाँ से कोई से भी 3 रिलेशंस लिखने हैं, ठीक है। बाइनरी रिलेशन हमने कोई से भी 3 लिखने हैं। इसके लिए कोई हमें कंडीशन नहीं दी गई कि इस टाइप के आपने लिखना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले दो के फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर के पहला रिलेशन बना लिया। आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स, आप जिस तरह मर्ज़ी बना लें। ये अब मैंने फर्स्ट 3 का बना लिया, ठीक है। ए ई ऐसे कर लें, और R3 जो है वो मैंने फर्स्ट 4 का एक रिलेशन बना लिया, फर्स्ट 4 ऑर्डर पेयर्स का, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी कि आपने इस टाइप के बनाने हैं, तो फिर हमने अपनी मर्ज़ी से इस तरह से बना लिया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड R3 यानी कि 3 बाइनरी रिलेशन हैं R क्रॉस S के। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज़ इक्वल टू द सेट R। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि हम बाइनरी रिलेशन निकालने जा रहे हैं जिसमें डोमेन R का मतलब ये है कि पूरे का पूरा आपका R सेट यूज़ हो रहा हो। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जैसे मैंने भी आपको यहाँ बताया था कि हमने सारे बाइनरी रिलेशंस नहीं निकालने, ना निकालने हैं, हमने सिर्फ वो निकालना है जो हमें पार्ट में रिक्वायर्ड होगा। जैसे इस पार्ट में कहा गया है कि ऐसा बाइनरी रिलेशन यूज़ करना है जिसमें सारा सेट R यूज़ हो रहा हो, ठीक है। डोमेन जो है ना, डोमेन जैसे अब आपने ऑर्डर पेयर बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखें ये हमने सारे ऑर्डर पेयर बनाए हुए थे R क्रॉस S में। तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनमें डोमेन क्या होगी ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट सेट को हम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं। जैसे ये A है, यहाँ F है। तो अब हमसे ये कहा गया कि आप एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करें जिसके अंदर पूरे का पूरा जो आपका R सेट है ना, ये सारा सेट यूज़ हो रहा। तो आप देखें सबसे पहले मैंने जैसे ये वाला ले लिया, ठीक है, इसमें A आ रहा था। अब मैं F वाला ढूंढ लेती हूँ, तो ये F वाला है ना, तो ये ले लें आप। ये भी F वाला है, ये बेशक ना लें, एक दफ़ा हो गया ना F भी यूज़ हो गया। अब H वाला आप एक ले लो, जैसे ये 4 हैं तो आप एक ले लो H का, और S का भी एक आप ले लो ये। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें आपके पास डोमेन जो है वो R सेट पूरे का पूरा बन रहा है। रेंज में हमें कोई नहीं है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज कुछ भी हो सकती है। जैसे रेंज यहाँ पर सिर्फ B बन रही है तो ठीक है, वैसे आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप B वाला ही लें। देखिए जैसे अगर मैंने वहाँ पर वो लिया है ना, तो आप इसमें H बेशक ये वाला ले लें, बस H और S इन्वॉल्व करने थे तो आप ये 2 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस तरह से ये मेरे पास जो थर्ड पार्ट में फिर जो सेट आएगा या जो बाइनरी रिलेशन आएगा R होगा, वो थर्ड पार्ट में वो ये होगा R इज़ इक्वल्स टू, यहाँ आप देख लें जो हमने टिक किए हुए थे, तो इन चारों को मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये AB, FB, HE और SE। इस तरह से ये आपके पास एक ऐसा बाइनरी रिलेशन आ गया है जिसमें आप इसमें डोमेन देख सकते हैं कि डोमेन हमारे पास AFHS सारा का सारा R है, और R सेट पूरे का पूरा आ गया है, ठीक है। अब 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में ये है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल्स टू S। अब आपको
उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि अब आपने इनमें से वो वाले पिक करने हैं कि आपकी रेंज सारी की सारी उसमें आ जाएगी। रेंज अब क्या होगी, एस सेट होगा, ठीक है। तो रेंज हमारी एस सेट के इक्वल है। तो ये सारे यानी कि हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें आपके पास सेकेंड एलिमेंट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ एस इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। जैसे बी का मुझे लेना है तो आप यही वाला ले लें बेशक, इसमें भी ये आप ना इनको दोबारा टिक कर लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, बी इन्वॉल्व हो गया। ई का चाहिए मुझे तो ई का आप ये वाला ले लें, ई इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, ई जे वाला आप ये ले लें और एन वाला ये। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट 4 को लेके मैं एक रिलेशन बना दूंगी जिसके अंदर मेरा पूरा सेट एस इन्वॉल्व हो गया। देखें बी ई जे एन आ गया है, लेकिन आप इनमें से कोई और भी लिख सकते हैं। ये जो है वो अप टू यू है, जिस तरह मर्जी आप कर लें। बस ये है कि आपके पास है सेट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए थे। तो ये यहाँ पर 4 पार्ट में ऐसा रिलेशन आ जाएगा जिसमें हमारे पास जो है वो रेंज सारी के सारा एस सेट आ गया है, ठीक है। तो फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ए ही रखा है, ए वाला लिया, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। लास्ट जो आपका 5 पार्ट है इसमें है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल्स टू आर एंड रेंज इज इक्वल्स टू एस। तो आपने एक ऐसा आर लेना है जिसमें आपके पास पहले वाले सारे जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स होंगे वो आपके आर सेट से बिलोंग कर रहे होंगे और जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एस से। तो इसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके उसी आर क्रॉस एस में से ये लिए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने लेके ना तो इनका एक रिलेशन बना लिया है। अगर आप देखें तो बस यहाँ तक आपका वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये ए एफ एच और एस ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके सेट आर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आर को बिलोंग करें, आर का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रह गया हो, सारे आ गए। अच्छा, अब एस के क्या है, बी जे ई और एन, तो ये सारे भी आपके एस से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो एस सेट भी सारा इन्वॉल्व हो गया, तो आपने ये लिखना था। यहाँ मैं एक और बात रिपीट कर देती हूँ कि आप ये जो सेट आपने लिखा है इसी को आप 3 और 4 पार्ट में भी लिख सकते हो, जहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर डोमेन में सारा आर सेट होना चाहिए और रेंज में आपकी जो है वो एस सेट होना चाहिए। तो आप ये वाले यही वाला सेट यहाँ पे भी लगा के या यहाँ पर भी लगा के आंसर दे सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है शेड, आपको अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इसी तरह एक ये, और ये 4 पार्ट्स आपने इन वेन डायग्राम के ऊपर शेड करके बताने हैं कि किस एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हम 1 बाय 1 यानी कि 4 वेन डायग्राम्स में बनाऊंगी यही वाली, और सब के ऊपर इन पार्ट्स को मैं प्रूफ कर दूंगी या शेड कर दूंगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो पहला पार्ट प्रूफ करना है उसको हम लिख देते हैं। मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं इसको यहाँ पर बताती हूँ कि शेड करके कि ये कौन सा है। देखें, आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये वाला। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो जो बी इंटरसेक्शन सी है आपका, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी को हमने हॉरिजेंटल लाइन से ले लिया, ए को हम ले लेते हैं वर्टिकल लाइन से। तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा एरिया आएगा, बी और सी का कॉमन एरिया। तो यहाँ आप इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस ले लें, ठीक है। और ए की बात हो रही है तो ए में आप वर्टिकल लाइंस ले लें। तो अब बीच में जो है वो आपके पास आ गया है यूनियन। तो आपने याद रखना है यूनियन का मतलब होता है कि अगर आपने इस तरफ हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, इस तरफ वर्टिकल, तो सब कुछ शेड कर दें। तो इसका मतलब जो हमारा इस पार्ट में शेडिड एरिया बन रहा है वो ये सारा होगा, ठीक है। इसमें आपका ये ए भी आ जाएगा और बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया भी आ जाएगा।
और ये वाला एरिया आपका बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका एक पार्ट हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें है आपके पास कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बता दें आप इन तीनों डायग्राम्स के अंदर। तो ये यहाँ पर हम दोबारा बना लेते हैं। देखें, ए और बी जो हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। ठीक है, ये आपके पास डिसजॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, आपस में इनमें कोई कॉमन नहीं है, जबकि सी जो है वो दोनों में आ रहा है। ये आ गया। अब यहाँ पर आप फिर उसी तरह से कर लें कि बी यूनियन सी को अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन से ले लूँ और ए को हम वर्टिकल लाइन से शो कर दें, या आप यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, इस तरह से बता दें कि ये है, तो इनमें जो कॉमन एरिया बनेगा, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब है कॉमन, तो जो कॉमन एरिया बनेगा हम उसको शेड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें कि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, जब ये हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल के साथ मिलेंगी तो इस तरह के आपके पास स्क्वेयर्स बनेंगे। उन स्क्वेयर्स को आपने शेड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बी यूनियन सी का क्या मतलब है। तो बी यूनियन सी का मतलब है कि आप बी को भी इन्वॉल्व कर लें, शामिल कर लें। ठीक है, और पूरे के पूरे सी को भी। तो ये आप देखें, ये सारा ए और बी दोनों में हमने जैसा कि बताया था कि हम हॉरिजेंटल लाइंस ले रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटल आ गई। अब आपका रह गया ए, तो ए में आप इस तरह की लाइंस लगाएं, वर्टिकल पूरे ए को लगानी है ये। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है, ये वाला सारा पोर्शन ऐसा आ रहा है जिसमें ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं और इस तरह के बॉक्सेस से बन रहे हैं। तो इसको आपने शेड करना है। ठीक है, सिर्फ ये शेडिड होगा, बाकी और कुछ भी नहीं शेडिड होगा। देखें, अगर आप इसको हटा दें तो आगे पीछे देखें, किसी जगह पे भी आपके इस तरह के स्क्वेयर्स नहीं बन रही। यहाँ सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस शो हो रही हैं, इधर सिर्फ वर्टिकल। तो इस पार्ट में जो आपका शेडिड पोर्शन होगा वो सिर्फ ये बना। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा शेडिड पोर्शन लाई करेगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पर भी तीनों बना लेनी है, डायग्राम बनानी है, तीनों सेट्स रिप्रेजेंट करने हैं। ये आ गए, ये आपके पास ए बी और ये सी था। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी है, हम लेट्स सपोज उसको हॉरिजेंटल लाइन से शो करें और ए जो है वो वर्टिकल है। तो फिर देखते हैं शेडिड क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन, तो सॉरी बी और सी का कॉमन। बी और सी का कॉमन देखें, बी ये है सी ये, तो ये कॉमन पोर्शन बनेगा और यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल लाइंस ले ली, बी और सी का कॉमन। अब ए सिर्फ रह गया है, तो ए में आप ये वाली लाइंस लगा दें, वर्टिकल पूरे ए में लगानी है ये। तो इसमें अब आपने याद रखना है कि जो मेन आपका ऑपरेशन है वो ना तो इंटरसेक्शन है और ना ही यूनियन है, लेकिन माइनस दिया हुआ। तो इस माइनस का क्या मतलब होता है, तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि ए के उस पार्ट के बारे में या उस एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है जिसमें से हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल दें। यानी कि बी इंटरसेक्शन सी को अगर आप निकाल दें तो जो बाकी रह गया है ए के अंदर उसको शेड करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन सी तो ऑलरेडी ए से बाहर था, यहाँ बाहर पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर तो का पार्ट तो नहीं है, ये तो था ही सेपरेट। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे शेडेड हिस्से में ये पूरा ए आ जाएगा, ये पूरा ए हम शेड करेंगे। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि माइनस का मतलब ये है कि इस पार्ट को आप ए में से निकाल दें। ये तो ए में था नहीं, बाहर था, फिर भी हमने इसको माइनस कर दिया तो रिमेनिंग में सिर्फ ए ही रह गया है। ठीक है, तो ए रह गया तो पूरे का पूरा ए आपका शेडिड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पार्ट है इसमें जो शेडिड पोर्शन बनेगा वो सारा का सारा आपका ए होगा, ये सारा।
और जिसके अंदर आपका बी इंटरसेक्शन सी का कोई पोर्शन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है, आपने याद रखना कि बी और सी का कॉमन एरिया, सी को नहीं समझ लेना क्योंकि सी तो आ रहा है ना इसके अंदर एक है, लेकिन आपने बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है, यानी कि बी और सी का कॉमन एरिया, तो बी सी का कॉमन एरिया ऑलरेडी ये से बाहर था। इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट पार्ट, बी माइनस ए यूनियन सी। इसका देखते हैं कि हमारे पास क्या शेडिड पोर्शन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि ए यूनियन सी को हमने लिख दिया हॉरिजेंटल लाइन और बी जो थी वो वर्टिकल लाइंस थी। तो ए यूनियन सी, अब आपने याद रखना है कि आपको पता है जो दो सेट्स के दरमियान यूनियन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो फुल आपके पास इन्वॉल्व है, ए और सी दोनों शामिल हैं। तो ए और सी में मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए और सी दोनों जो हैं वो इंक्लूडेड है। ये इस तरह से ये ए भी हो गया और सी भी हो गया, सी भी पूरे का पूरा आ गया यहाँ तक। और बी जो है इसमें हमने क्या लगाना है, वर्टिकल लाइंस पूरे बी में। अब आपने यहाँ याद रखना है कि आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया था कि बी का वो पोर्शन जिसमें ए यूनियन सी शामिल है। तो आपको याद है ए यूनियन सी को हमने क्या कहा हुआ था, हॉरिजेंटल लाइंस। तो हॉरिजेंटल लाइंस ये बता रही थी कि बी और सी यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी ए और सी यहाँ तक बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसने ये कहा, क्वेश्चन में ये है कि बी में से वो पार्ट निकाल दें जो ए या सी का आ रहा है। तो पूरे बी में जो हमारे पास ए सी का पार्ट है वो ये वाला आ रहा था, ठीक है, सी का पार्ट आ रहा है। तो इसको निकाल के शेड करने का मतलब है कि रिमेनिंग बी आपने शेड करना है, ठीक है। बी माइनस ए यूनियन सी का मतलब ये है कि सी या ए अगर बी के अंदर आ रहे हैं तो आप उसको निकाल दें और बाकी सारा शेड कर दें। तो ये हमने सी को निकाल के ना, तो इस तरह से आपने इसको शेड कर देना। तो इसका मतलब कि ये आपका शेडिड पोर्शन होगा इस पार्ट के अंदर। ये तो ये इस तरह से आपका शेडिड पोर्शन है। इस तरह से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है।